ये कहानी है माखनपुर गांव की। वहां भाग्य लक्ष्मी एक छोटे से घर में रहा करती थी। भाग्य लक्ष्मी पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार कि उन्होंने शादी भी नहीं की। भाग्य लक्ष्मी अपने बगीचे से बहुत प्यार करती थी। लोग उसे पागल समझने लगे। केले के पेड़ से उन्हें बहुत लगाव था। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। पेड़ पौधों से बातें करने की कला पता नहीं लोगों को कब समझ आएगी। भाग्य लक्ष्मी की बातें सुनकर केले का पेड़ हिलने लगता है। तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं समझ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। भाग्य लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बगीचे की देखभाल में बिता दिया। भाग्य लक्ष्मी काकी बहुत सरल और अच्छे स्वभाव की थी। हमेशा अपने पेड़ पौधों के लगाव के कारण जानी जाएंगी। केले के पेड़ अभी तंदुरुस्त और अच्छे हैं, पर अब वहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चलो, हमें क्या करना है? जो होना था वो तो हो ही गया। 20 साल बीत गए थे। उसी गांव में गौतम अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी का पुनर्जन्म थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी उठ जाओ। अरे पिताजी, लड़कों का क्या है? वो तो आते रहते हैं, मुझे सोने दीजिए। जाओ, जाकर काकी के बगीचे से फूल और केले के पत्ते तोड़ लाओ। एक तो तुम वैसे भी मांगलिक हो, पता नहीं तुम्हारी शादी कब और किससे होगी। लक्ष्मी झिझक कर उठती है और भाग्य लक्ष्मी काकी के यहाँ से फूल और कुछ केले के पत्ते तोड़ने के लिए चली जाती है। वहां जाकर जैसे ही लक्ष्मी पूरे बगीचे को अच्छे से देखती है, तब वो केले के पेड़ को देखकर कहती है, हो ना हो इस पेड़ और इस बगीचे से मेरा कोई तो नाता है। मैं जब भी इस बगीचे में आती हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब महसूस होता है। और ये केले का पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जैसे ही लक्ष्मी ने केले के पेड़ को छुआ, केले का पेड़ चमक उठा। मुरझाया केले का पेड़ पूरी तरीके से खड़ा हो गया और उसमें से एक आवाज आई, आ गई तुम? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। केले के पेड़ से आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा डर गई और उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और तुमसे बहुत डर लग रहा है। जो कहना है ठीक से कहो। तब जाकर केले का पेड़ उसे भाग्य लक्ष्मी और अपनी पूरी व्यथा सुनाता है कि कैसे भाग्य लक्ष्मी ने बगीचे का निर्माण किया और लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मी को उस वक्त ज्यादा कुछ याद नहीं आता और मुझसे सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो। तुम्हारे अलावा कोई भी देख और सुन नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगा है। लक्ष्मी वही चक्कर खाकर गिर गई। जब होश में आई तब वो अपने कमरे में थी। तब उसके पिताजी ने कहा, ये 50वां रिश्ता है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा रही हो तुम। पता नहीं चाहती क्या हो। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काकी के बगीचे में थी ना। तुम वहाँ पर थी नहीं, वहाँ पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। मैं और 2 मुस्टंडे लड़के तुम्हें घर लेकर आए हैं। अपने पिता को दुखी देखकर लक्ष्मी और सहम जाती है और रात को बगीचे में चुपके से जाकर देखती है तो वहाँ केले का पेड़ फिर से मुरझा गया था। उसे मुरझाया देखकर लक्ष्मी उसके ऊपर पानी डालती है। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी जरूर। तुम अंतर्यामी भी हो? मुझे ये नहीं पता था। लक्ष्मी को उसके पापा चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तुम्हें कल एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। अगले दिन जब लक्ष्मी को लड़के वाले देखने आते हैं, तब लड़के वाले लक्ष्मी को देखकर रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी के मांगलिक होने की वजह से कहते हैं, बेटी लक्ष्मी की पहले केले के पेड़ से शादी करवानी होगी, तभी हम अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाएंगे। जी, हमने पंडित जी से ये बात पहले ही कर ली है।
और हम केले के पेड़ से शादी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लक्ष्मी को लेकर गौतम केले का पेड़ ढूंढने लगता है। तब लक्ष्मी कहती है, क्यों ना आप मेरी शादी उस काकी के बगीचे में जो केले का पेड़ है उससे करवा दे, तो वो हमारे घर के पास भी है। तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। गौतम ने अपनी बेटी की शादी उसी केले के पेड़ से करवा दी। सारा गांव तमाशा देखकर हंसने लगा। अरे हाँ हाँ, आज इस केले के पेड़ से शादी की है, कल किसी जानवर से भी करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, और तो और उसी बगीचे में जहाँ वो काकी कुंवारी चल बसी। लेकिन नहीं, लक्ष्मी की किस्मत उन काकी से अच्छी है। केले के पेड़ से शादी तो हुई कम से कम। लक्ष्मी को दुखी देखकर केले के पेड़ ने एक सुंदर इंसान का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखें ये सब देखकर भरोसा नहीं कर रही। लक्ष्मी को दुखी देखकर केले के पेड़ ने एक गांव वालों को पेड़ की एक डाल से बांध दिया। लक्ष्मी अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम सबकी इन्हीं करतूतों की वजह से मैंने मेरी प्यारी भाग्य लक्ष्मी को खो दिया, और अब मुझसे मेरी लक्ष्मी छीनना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? और हमें इस तरह से बांधकर क्यों रखा है? बेटा लक्ष्मी, उस पेड़ वाले इंसान से दूर रहो, वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं इन्हें कई दिनों से जानती हूँ, आप सब बिल्कुल मत डरिए, ये वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम सबने मेरी भाग्य लक्ष्मी को हानि पहुंचाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ लक्ष्मी। तब जाकर उस पेड़ यानी लक्ष्मी के दूल्हे ने सारी बातें बताई। ये बात 20 साल पुरानी है, जब भाग्य लक्ष्मी अपने घर पर चोट खाकर गिर गई थी। पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन गांव वालों ने ये बात सुनकर भी उन्हें सहारा नहीं दिया, और तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन इन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब इस बगीचे को हड़पना चाहते थे, इस वजह से मैंने उन्हें खो दिया। सारी सच्चाई सुनकर लक्ष्मी ने अपने पिताजी गौतम से कहा, पिताजी, तब आप कहाँ थे? कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ बेटी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे पिताजी उस वक्त अस्पताल में थे। सारे मिलकर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बादल गरजने लगे, हवाएं तेज तेज चलने लगी। तब लक्ष्मी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। इन गांव वालों से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी गृहस्थी कहीं और जाकर बसाएंगे। मुझे इस जायदाद के लिए मारा गया था। अब इस जमीन पर अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसे ये बगीचा तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से तुरंत प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी और दूल्हे ने गौतम से आशीर्वाद लिया और उस गांव और शहर को छोड़कर वो वहाँ से हमेशा ही होते रहते हैं। गांव में पीयूष कई सालों बाद विदेश से लौट कर आया था, जिसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश थे। साथ ही उसका छोटा भाई जो बरसों से पीयूष का इंतजार कर रहा था। आप धोखेबाज हो, हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। मैंने आपका कितना इंतजार किया। अरे बाबा, पढ़ाई पूरी होगी तभी ना आऊंगा। तुम्हें तो पता है आना जाना कितना मुश्किल होता है। और अब मुझे भी आप लेकर चलेंगे ना? अभी तो आया हूँ, कम से कम चैन की सांस तो लेने दो। जब जाऊंगा तब लेकर चलूंगा। चतुर अपने साथ पीयूष को धर्मपुर गांव घुमाने ले जाता है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसे कई साल पहले था। कुछ नहीं बदला, ना बिजली आ रही है, ना पानी की समस्या का हल हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है। गांव वाले बहुत भोंदू हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। इसी गांव में रह रहकर इनके तौर तरीके बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती है? मैंने 12th तक की पढ़ाई शहर जाकर कर ली, क्योंकि उसके आगे वहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं था और ना ही कोई पढ़ना चाहता था। नहीं पढ़ना चाहते मतलब? कम बच्चे होने की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए। जैसे ही चतुर और पीयूष पूरा गांव घूमते हैं, पीयूष गांव की बुरी हालत देखकर सहम जाता है। और ये रहा चौराहा।
ये भी वैसा का वैसा ही है। तभी वहाँ पर साइकिल से मनोज अपनी पत्नी के साथ आ रहा होता है। उसे देखकर पीयूष कहता है, अरे मनोज चाचा, पहचाना आपने मुझे? मैं पीयूष, आज ही विदेश से आया। अरे कैसे हो पीयूष बेटा? चतुर तुम्हारी खूब सारी बातें करता है। तो चाची को कहाँ से फिल्म दिखाकर ला रहे हो? क्या होता है ये कौन सा नया खेला आया है खेलने के लिए? ये कोई खेला नहीं है, एक बड़ा सा पर्दा होता है और वहाँ आपको लोग करतब करते हुए दिखेंगे जो असली नहीं होता। अच्छा, अब हमें क्या पता पीयूष बेटा, चलो मैं चलता हूँ। मनोज के वहाँ से जाते ही पीयूष संकोच में पड़ जाता है। मुझसे मेरा डमरूपुर गांव इस तरह नहीं देखा जा रहा। मुझे इनके लिए कुछ करना है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं इन गांव वालों को भी वैसा जीवन देना चाहता हूँ जैसा शहर का हर एक आदमी जीता है। लेकिन आप करेंगे क्या? पीयूष अपने कमरे से एक बड़ा सा सफेद पर्दा निकालता है और चतुर से कहता है, इस सफेद पर्दे से मैं लोगों को बड़ी सी फिल्म दिखाऊंगा। अगर आप सच में ऐसा कर देंगे तो इस गांव के बच्चों और सबका भविष्य कुछ और होगा। लेकिन इसे चलाने के लिए हमें एक बड़ी सी बैटरी चाहिए। आप उसकी चिंता मत करो, पास ही के गांव में ट्रैक्टर से खेती होती है। उनकी बैटरी हमारे यहाँ रखी हुई है, हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। पीयूष चतुर के साथ मिलकर गांव के चौराहे में बड़ा सा सफेद पर्दा लगा देता है और चतुर जाकर बैटरी लेकर आता है। लेकिन इसे हम चालू कैसे करेंगे और लोगों को दिखाएंगे क्या? इस प्रोजेक्टर में पहले से ही कई सारे फिल्म्स और जानवरों की जानकारी है। इसमें खेतों का फायदा कैसे हो, जमीन उपजाऊ कैसे बने, उसकी भी जानकारी है। फिर देर किस बात की, चलो हम जाकर गांव में प्रचार करें और शाम को सारे गांव वालों को बिठाकर फिल्म दिखाएं। चतुर और पीयूष पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर अपना ओपन थिएटर चालू करते हैं, जिसे देखकर लोग आनंद ले सके। ये पर्दे में क्या होने वाला है? बाद में हम नहीं धोने वाले, पहले ही बताए रहे हैं। इसे धोना नहीं है, ना कुछ करना है। आप सब जाकर पर्दे के सामने बैठ जाइए। जैसे ही थिएटर चालू हुआ, उसमें शेर की जोर से दहाड़ने की आवाज आई। शेर, शेर, भागो! अगर हम जिंदा बच गए तो पीयूष और चतुर तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। अरे रुक जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, आप सबके फायदे की ही बात है। यहाँ रुकने से आपको ही कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। रुक जाइए। पीयूष की बात सुनकर सारे गांव वाले रुक जाते हैं और फिर से उस सफेद पर्दे के सामने बैठ जाते हैं। चतुर, फिर से चालू करो। जैसे ही चतुर पिक्चर चालू करता है, सारे गांव वाले बैठकर इत्मीनान से खेतों और अपने फसल के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लेने लगते हैं। ये जानकारी जो तुमने हमें इस सफेद पर्दे की मदद से दिलाई है, क्या इससे हमारा खेत सच में उपजाऊ होगा? जी बिल्कुल होगा। इसीलिए तो ये जानकारी मैं आपको मेरे इस छोटे से थिएटर की मदद से दिखा रहा हूँ। और क्या क्या हम इस छोटे पर्दे से सीख सकते हैं? इससे हम जानवरों का बेहतर पालन पोषण, खेत उपजाऊ कैसे करें, फसल अच्छी कैसे करें, इत्यादि सारी जानकारी सीख सकते हैं। अगर ऐसा है तो खेती आने वाली है। हमें तुम इस पर्दे की मदद से जो भी जानकारी हो सब सिखा दो। और वैसा ही हुआ। पीयूष और चतुर दोनों मिलकर गांव वालों को फसलों की जानकारी देने लगे। पीयूष और चतुर के इस पर्दे वाली जानकारी ने हमें इस बार अच्छा मुनाफा दिया। सफेद पर्दा नहीं, ओपन थिएटर, और इसकी बहुत मदद मिलनी बाकी है अभी। गांव वाले अपने फसल का ख्याल उसी तरीके से रखने लगे जैसा कि उन्होंने सीखा था। कुछ महीने बीत चुके थे। गांव वाले हर खेत के फसल के पहले पीयूष और चतुर के पास जाकर फसलों को मजबूत बनाने वाली पिक्चर देखते और उन्हीं सारी जानकारियों पर अपने खेतों में अमल करते। भैया, क्या अब हम बस जानकारी ही देते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। जैसे ही गांव वालों को मुनाफा होगा, हम
उनके लिए बड़ी सी थिएटर जहां फिल्में लग सके वैसी चालू कर देंगे। ये हुई ना बात। बस अब इस बार फसल कटने का इंतजार है। फसल काटने का समय आ गया था। पूरे साल गांव वालों ने जानकारी की मदद से खेतों में काम किया था। अब उसका नतीजा पता चलने वाला था। पूरे गांव में फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव वालों ने पीयूष और चतुर की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बड़ा सा सरप्राइज दिया। ये रहा हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा तुम दोनों भाइयों को। जैसे ही उनकी आंखों से पट्टी निकाली गई, उन्हें पता चला गांव वालों ने फसलों के मुनाफे से एक असली बड़ा सा थिएटर गांव में बना दिया है। अरे भैया, ये देखो, हमारे लिए पूरे गांव ने इतना कर दिया। शुक्रिया तो हमें तुम दोनों भाइयों का करना चाहिए। ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। गांव वाले पीयूष और चतुर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उस थिएटर में सारे गांव वाले मिलकर कई सारी फिल्में देखते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल करते हैं। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा। यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना, जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी की निवासी हो, तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा
वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें, हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन, इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी, जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का, जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे।